गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की दूसरी क्लास, क्योंकि एक कक्षाएं आपकी पहली हो चुकी है। ये हमारी दूसरी कक्षा है, तो आइए इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम इन पूरे सिलेबस को इस 10 टॉपिकों में कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम प्रमुख बुनियादी अवधारणा, अभी पहला टॉपिक है, उस पर हम चल रहे हैं। उसमें भी हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के सिस्टम को समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये सभी चीज़ें हम पिछली कक्षाओं में कवर कर चुके हैं। आइए अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्गीकरण करते हैं। इसमें ये 4 वर्गीकरण किया गया है: क्रियाशीलता के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के आधार पर, सरकारी नियंत्रण के आधार पर, संगठन के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है: वास्तविक क्षेत्रक, रियल सेक्टर, मौद्रिक क्षेत्रक, मॉनेटरी सेक्टर। आइए वास्तविक क्षेत्रक को समझ लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण खंड होता है, क्योंकि इस क्षेत्र की गतिविधि आर्थिक उत्पादन को प्रभावित करती है तथा इसका प्रतिनिधित्व उन आर्थिक खंडों द्वारा होता है जो अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद की प्रगति के लिए आवश्यक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है जीडीपी। मौद्रिक क्षेत्रक केवल मूल्य स्तर को प्रभावित करने की भूमिका निभाता है, इसलिए इस सरलीकृत उदाहरण में आपूर्ति और मांग की भूमिका आमतौर पर पैसे की मात्रा सिद्धांत तक सीमित है। यदि यह क्षेत्र स्वस्थ वित्तीय प्रणाली के साथ बेहतर परिणाम उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र की उन्नति वास्तविक क्षेत्र के विकास का साधन है। ये देखिए पूरे का पूरा साइकिल बना हुआ है: रियल इकोनॉमिक कंप्रेस्ड ऑफ सेक्टर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, फाइनेंशियल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूडिंग यूनिट बैंकिंग, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित है रियल इकोनॉमी में। और फाइनेंशियल इकोनॉमी में रियल इस्टेट, इक्विटी, बॉन्ड, डायवर्टिज, कल्चरल एसेट आदि चीज़ें इस चीज़ में शामिल हैं। आइए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अभी इसमें हम क्रियाशीलता के आधार पर कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक गतिविधि के आधार पर, बेस्ड ऑन इकोनॉमी एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधि के आधार पर हम इसे 5 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक एवं पंचम क्षेत्रक। प्राथमिक गतिविधि सीधे प्रकृति पर निर्भर होती है, क्योंकि इसमें भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल होता है। इसमें कृषि, डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और उत्खनन शामिल है। इसका मतलब सीधे तरह से ये हम समझ सकते हैं कि कृषि या उत्पादन से जो कि डायरेक्ट ली गई हैं, जैसे खदान से कोयला को डायरेक्ट निकाला गया है, कृषि का उत्पादन सीधे तौर पे किया गया है। मतलब जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, वैसी चीज़ों को हम प्राकृतिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कि कहीं पर तेल उत्खनन का भी काम हो रहा है, तो वो सीधे कच्चा तेल जो प्राप्त होता है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्रक में रखेंगे। अब आ जाते हैं हम द्वितीयक क्षेत्रक या माध्यमिक क्षेत्रक जिसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक गतिविधि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलकर प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाती है। यह क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के मध्य एक प्रकार से संयोजन का काम करता है, इसलिए इसे मध्यवर्ती क्षेत्रक भी कहते हैं।
इस क्षेत्र को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई किसान अगर धान का उत्पादन करता है तो उसे मार्केट में डायरेक्ट जो ग्राहक है वो धान तो लेगा नहीं, उसे चावल चाहिए, तो उसके बीच में उसे चावल बनाने का जो प्रोसेस है वो द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा। जैसे कोई खनन के माध्यम से अगर तेल का उत्पादन किया जा रहा है तो वो कच्चा तेल होता है, उसे प्योरीफाई, उसे साफ करके फिर उसे प्रोसेस करने के बाद उसे मार्केट में भेजा जाता है। तो वही जो उसे फिल्टरेशन करने का काम होता है वही द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ सेवा क्षेत्रक भी शामिल होते हैं। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधि मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास का समर्थन और सुविधा प्रदान करती है। तृतीयक क्षेत्रक प्रत्यक्ष रूप से मूल तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। जैसे संचार, परिवहन, भंडारण सेवाएं, बैंकिंग आदि। इसको अगर आप वास्तविक में असल ज़िंदगी में इसका उदाहरण लेंगे तो जैसे कि धान का उत्पादन हुआ, उसे चावल बनाया गया, मगर जो दुकानदार चावल बेचता है वो तृतीयक क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि उसने कोई किया नहीं है, केवल खरीद कर उसे आपके साथ बेचा है, वही उसका वो सेवा दे रहा है एक हिसाब से, जिसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। उसी तरह से परिवहन में मतलब वस्तुओं या किसी चीज़ को ले जाने की वो सेवा दे रहा है, तो उस चीज़ को हम तृतीयक क्षेत्रक में रखते हैं। इसमें उदाहरण के लिए संचार, परिवहन, भंडारण सेवाएं, बैंकिंग आदि चीज़ें शामिल होती हैं। चतुर्थ क्षेत्रक। चतुर्थक गतिविधियां ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट तृतीयक गतिविधियां हैं। इसमें बौद्धिक क्षमता या ज्ञान आधारित गतिविधियां जैसे परामर्श, अनुसंधान, एआई, डेटा विश्लेषण, रोबोटिक्स शामिल है। ये काफ़ी हाई लेवल की कंपनी वाले वो व्यक्ति होते हैं जो कि किसी विशेष रूप से, जैसे कि आप साइंटिस्ट को रख सकते हैं, डेटा अनुसंधान, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस नए खोज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको आप इस चतुर्थ क्षेत्रक में शामिल कर सकते हैं। इसमें बुद्धिजीवी व्यक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें बौद्धिक क्षमता या ज्ञान आधारित जैसे रोबोटिक्स, अनुसंधान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, इन सब चीज़ों पे विश्लेषण करने वाले जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होते हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। पंचम क्षेत्रक। पंचम गतिविधियां ऐसी सेवाएं हैं जो नए मौजूद विचारों की पुनर्व्यवस्था और पुनर्व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, सरकार तथा उद्योग आदि में उच्च स्तरीय निर्णय संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। इसको आप एक हिसाब से यह कह सकते हैं कि जैसे कि एक परिवार में जो सबसे बड़ा आपके घर में परिवार में जो सदस्य है जो कि फैसले लेता है, निर्णय लेता है या फिर आपको मार्गदर्शन देता है, उस व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। मतलब इस देश को चलाने वाले जो उच्च पदों पे अधिकारी हैं या फिर जो भी किसी कंपनी के सीईओ हो गए, जो कि उस पूरी के पूरे कंपनी का संचालन करते हैं, उनमें उन बड़े लोगों, बड़े अधिकारियों का वो स्थान होता है जिसे हम पंचम क्षेत्रक या पांचवी, फिफ्थ सेक्टर में रखते हैं। आइए एक बार समरी देख लेते हैं इसका। प्राइमरी क्षेत्रक कृषि, वानिकी, मत्स्य, पशुपालन, खनन। द्वितीयक निर्माण और विनिर्माण गतिविधियां। तृतीयक सेवा आधारित गतिविधियां। चतुर्थक बौद्धिक क्षमता या ज्ञान आधारित गतिविधियां, परामर्श, अनुसंधान इत्यादि। पंचम क्षेत्र सरकार तथा उद्योग आदि में उच्च स्तरीय निर्णय संबंधी गतिविधियां। आइए एक पेपर भी है, देख लेते हैं इसको। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि उत्पादन का भंडार,
देखिए यहाँ पे खनिज की खोज जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। डेयरी फार्म द्वितीयक क्षेत्रक। कृषि उत्पादन का भंडार तृतीयक में आएगा। इसमें दिया गया है कौन सा सही है। खनिज की खोज तृतीयक नहीं होगा, वो प्राथमिक होगा। कृषि उत्पादन का भंडार हाँ द्वितीयक होगा। डेयरी फार्म प्राथमिक होगा। खनिज की खोज तृतीयक नहीं। कपड़ा बुनाई द्वितीयक नहीं। कपड़ा बुनाई को हम द्वितीयक क्षेत्रक में ले सकते हैं, लेकिन खनिज की खोज तृतीयक क्षेत्रक में नहीं होगा। कृषि उत्पादन का भंडार इसका आंसर हमारे हिसाब से कृषि उत्पादन का भंडार द्वितीयक में, क्योंकि भंडारण करना हाँ द्वितीयक में शामिल हो सकता है क्योंकि वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डेयरी प्राथमिक सही। खनिज की खोज तृतीयक। कपड़ा बुनाई द्वितीयक। हमें लगता है डी होगा सभी चार। केवल 2 डेयरी फार्म प्राथमिक। तो चलिए इसका आंसर है केवल 2। द्वितीयक क्षेत्रक में कम वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारक, मतलब द्वितीयक क्षेत्रक का विकास क्यों नहीं हुआ, उसमें जो कारण है जैसे लाइसेंस राज, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध, निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के उपायों का अभाव, बिजली की कमी, कड़े श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी में देरी, सस्ते विनिर्माण वस्तुओं का आयात। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के वर्गीकरण में अब हम सरकारी नियंत्रण के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल। सार्वजनिक निजी 2 क्षेत्र रहते हैं इसमें। एक सार्वजनिक में सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक। निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक। सरकार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण लगभग शून्य। हस्तक्षेप। प्राथमिक उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण। प्राथमिक उद्देश्य निजी लाभ अर्जित करना। स्थिर नौकरी, आवास की सुविधा, भत्ते और सेवा निवृत्ति जैसे लाभ। गैर स्थिर नौकरी, उच्च वेतन, प्रतिस्पर्धा माहौल जैसे लाभ। पदोन्नति का मानदंड आमतौर पर कर्मचारी की वरिष्ठता। पदोन्नति का मापदंड आमतौर पर कर्मचारी की योग्यता और प्रदर्शन। ये मतलब किसी जैसे कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है और जो प्राइवेट एम्प्लॉई है उसके बारे में ये बातें की गई हैं, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं उस जगह पे रखो। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्गीकरण में अब हम आ चुके हैं संगठन के आधार पर। बेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन। संगठित और असंगठित क्षेत्र 2 मुख्य श्रम बाजार श्रेणियां हैं जो विभिन्न प्रकार की नौकरियों और कार्य परिस्थितियों को दर्शाती हैं। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को
सरकारी संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को इस प्रकार का कोई संरक्षण नहीं मिलता है। संगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का औपचारिक क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत एवं विनियमित औपचारिक श्रम अनुबंधों और विनियमों का पालन, औपचारिक संरचना और स्पष्ट व्यावसायिक प्रक्रिया, रोजगार की निश्चित और नियमित शर्तें। कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभ के हकदार, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक आसान पहुंच, आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने की अधिक संभावना, नियमित प्रशिक्षण और कौशल विकास पहल, कर्मचारियों को नौकरी में अधिक स्थिरता, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कंपनी, एमएनसी, बड़ी निजी कंपनियां इत्यादि। असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र आधिकारिक रूप से पंजीकृत या विनियमित नहीं है। रोजगार की सुरक्षा कम स्थिर, अनौपचारिक संरचना और अस्पष्ट व्यावसायिक प्रक्रिया, कार्य स्थितियां कम विनियमित और असुरक्षित। उन्नत प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, कौशल विकास सीमित या कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, काम घंटे प्रायः अनियमित, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव। असंगठित क्षेत्र में वो व्यवसाय आते हैं जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं हैं और इसके दिशा निर्देशों और विनियमों का पालन नहीं करते। टाइप ऑफ जॉब्स, यहाँ पे नौकरियों का प्रकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, गोल्ड कलर, हाईली स्किल्ड नॉलेजेबल पीपुल, जो हाई स्किल वाले लोग हैं, जैसे साइंस वैज्ञानिक हो गए। ब्लू कलर में आते हैं हु परफॉर्म ए मैनुअल लेबर एंड अर्न द हॉर्ली वेज। ग्रे कलर हु वर्क बियॉन्ड द रिटायरमेंट इज हेल्थ कॉर्पोरेशन। ये तीसरा वाला समझ में आ रहा है कि जो लोग रिटायर। पिंक कलर, जब वो आर एम्प्लॉयड इन लॉ पेड जॉब्स, लाइब्रेरियन पिंक कलर में जैसे कि जो लोग लाइब्रेरी में काम करते हैं, ऐसे ही जगहों पर काम करने वाले। और ग्रीन कलर में वो लोग जो ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, एयर, विंड एनर्जी में काम कर रहे हैं। ब्लैक कलर जो वर्कर द माइनिंग एंड इंडस्ट्री, जो लोग कोयला खदान आदि क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें ब्लैक कलर जॉब में रखा जाता है। ओपन कलर जॉब, ए वर्कर हु वर्क फ्रॉम होम वाई इंटरनेट, मतलब जैसे कि इसमें आप लोग उन्हें रख सकते हैं जो ऑनलाइन का काम, या फिर जैसे कि घर से ही टीचिंग का काम, यूट्यूब वीडियो आदि, उन्हें ओपन कलर कह सकते हैं। वाइट कलर वर्कर, ऑफिस वर्कर, मैनेजमेंट एंड स्किल्ड वर्क, जो लोग ऑफिस में रहकर काम करते हैं। ऑरेंज कलर पर्सन लेबर्स, लेबरों के लिए बात की गई है। नो कलर हु चूज पर्सन एंड ग्रोथ द फाइनेंशियल गेन्स इज आर्टिस्ट, जो लोग अपनी मन का काम करते हैं, अपनी इच्छा का। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गिफन गुड्स वह वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। बेलवेन गुड्स, जब कोई वस्तु अपनी उच्च कीमत के कारण अधिक आकर्षण लगती है तो मांग बढ़ सकती है, भले ही उसकी कीमत बढ़ी हो।
लग्जरी वस्तुएं जैसे आईफोन, रोल्स रॉयस इत्यादि। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है जो मुख्य रूप से आर्थिक उत्पादों और आय में वृद्धि को दर्शाती है। यह किसी विशेष अवधि में किसी राष्ट्र की मौद्रिक वृद्धि में वृद्धि को संदर्भित करती है। इसे प्रायः सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जीएनआई, पीसीआई के रूप में मापा जाता है। आर्थिक समृद्धि का मुख्य केंद्र आर्थिक गतिविधियों की मात्रा बढ़ाने पर होता है, जैसे उद्योग, व्यापार और सेवाओं में वृद्धि। आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और मानवीय कारकों का समावेश होता है। आर्थिक विकास से तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे सामाजिक संकेतकों में विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था के नागरिकों के जीवन स्तर में लाया गया सकारात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास का दायरा व्यापक है क्योंकि यह देश की जनसंख्या के आर्थिक पहलुओं और जीवन की समग्र गुणवत्ता दोनों को कवर करता है। इसमें जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर और आय वितरण में समानता शामिल है। आर्थिक विकास का उद्देश्य न केवल उत्पादन को बढ़ाना है बल्कि समाज के सभी वर्गों का समुचित सुनिश्चित करना भी है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, अल्पकालिक प्रक्रिया, दीर्घकालिक प्रक्रिया, मात्रात्मक परिणाम, गुणात्मक परिणाम, साधन, साध्य, विकास की गारंटी नहीं, समृद्धि की गारंटी। आर्थिक समृद्धि मापन जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास मापन एसडीआई जीवन प्रत्याशा, प्रायः विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में, प्रायः विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। कम व्यापक अवधारणा, अधिक व्यापक अवधारणा, विकास, समृद्धि प्लस परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, सतत विकास, समावेशी विकास। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समावेशी विकास, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं, नीतियों सहित विकास की पहुंच सुनिश्चित होना ही समावेशी विकास है, अर्थात विकास की समाज के सभी वर्गों तक पहुंच समावेशी विकास है। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों तक समान पहुंच को भी सुनिश्चित करे। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, स्टेकहोल्डर्स। भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों? भारत में शहरी क्षेत्रों में शीर्ष 10 लोगों को मासिक प्रति व्यक्ति खर्च निम्न 10% लोगों के प्रति व्यक्ति खर्च के 10 गुना से भी अधिक है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह आंकड़ा 5 गुना से अधिक है। भारत के शीर्ष 20% लोगों की आय निम्नतम 20% लोगों की आय से लगभग 10 गुना से अधिक है। भारत की शीर्ष 1% जनसंख्या के पास भारत की कुल संपत्ति का लगभग 53% तथा शीर्ष 10 जनसंख्या के पास भारत की कुल संपत्ति का लगभग 76% हिस्सा है। भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 50% जनसंख्या संलग्न है। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 55% है। ये मेंस का क्वेश्चन। स्कूले में जाके पढ़ाइते तो पैसा मिला तो मोबाइल में का पढ़ावत है तो बा स्कूल में जाके बैंकिंग और वित्तीय बाजार। पढ़ावे के चाहिए तो जगह पढ़ले से ज्ञान वाला पढ़ोगे विचार
मुद्रा और मुद्रापूर्ति। भारत में बैंकिंग प्रणाली। भारत में मौद्रिक नीति, विकास बैंक और सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनपीए और बेसल मानक, वित्तीय समावेशन, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, बैंक से संबंधित शब्दावली। इसको हम अगली कक्षा में कवर करेंगे। इस कक्षा के लिए इतना ही।